एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज वैशाली। वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। अभी हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस ने ये जो सब ऑर्डिनेट अपर स्टेट सर्विसेज हैं उसका नोटिफिकेशन निकाला है, तो आज हम लोग उसका डिटेल देखेंगे। तो इसका जो लास्ट डेट है ये आपका 25/6 को, मतलब ये शुरू हो गया था आपका। किधर है लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ फी? ये ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/7, और ये लास्ट डेट फॉर करेक्शन जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो आपका 3 अगस्त तक है। तो 25 जून से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो बनाने में, बट स्टिल यू स्टिल हैव द टाइम। आज 13 तारीख है, तो अभी वी हैव 10-12 डेज लेफ्ट विद अस, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग मेजर ये देखते हैं, जो लोग पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनको आइडिया होगा। जो लोग पहली बार ये एग्जाम देने का सोच रहे हैं, दोज हु आर ट्राइंग टू अप्लाई, तो उसमें मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका क्या एग्जाम का जो है, क्या क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, तो एक बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हम बात जनरली करते हैं, 3 स्टेज का एग्जाम है। पहला आपका प्रिलिमिनरी होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा, एंड थर्ड स्टेज जो है वो आपका इंटरव्यू का होगा। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, तो जो पहला पेपर है GS1 का, वो आपका 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। उसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो अब द सिलेबस इज मोर और लेस सिमिलर टू द यूपीएससी। तो जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, उनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो क्योंकि सिलेबस लगभग सिमिलर ही है, और दूसरे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल का सेगमेंट यहाँ पे डाल दिया गया है। तो पेपर 5 और पेपर 6 है, उसमें सारा आपका यूपी से रिलेटेड जो है चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीजें हम उसमें भी तैयार करते ही हैं। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपका करंट इवेंट्स की बात हो रही है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। तो ये आपका पूरा मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से पॉलिटी वाला पार्ट इसमें अकाउंट होगा। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो इसमें क्या है कि आपका इन्होंने ब्रॉड एरियाज दे दिए हैं। ब्रॉड एरियाज के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज होते हैं। तो जो अभी केवल मैं एडवर्टीजमेंट का डिटेल बता रही, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है उसमें GS1 में अगर कोई जो मेन टॉपिक दिया हुआ तो उसमें आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। जनरल साइंस की बात करें, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा वेटेज जो देखा गया है वो आपका जनरल साइंस का है। साथ में कुछ मिसलेनियस चीजें भी, एक अलग से सेगमेंट होता है जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मतलब आप उनको ब्रॉड कैटेगरी में डालो तो मिसलेनियस बोला जाता है। उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम जनरल साइंस वाला पार्ट अपना बहुत अच्छा कर लेते हैं, 22 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बहुत हमारे लिए फायदे की बात है। जनरल 2 GS2 का पेपर है, ये भी 2 घंटे का है, दूसरी शिफ्ट में होता है। एक ही दिन दोनों एग्जाम होते हैं और ये 200 नंबर का होता है। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो ऐसे है इंग्लिश में जो देखते हैं वो चीज आती है। इंटरपर्सनल, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। मतलब अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो वो आपके लिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो वो वहीं पे वहां सॉल्व कर सकते हो। मतलब बिल्कुल बेसिक जनरल चीजें होती है, तो आप सवाल पढ़ के आप आंसर निकाल सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आप वहां कर लेते हो। अगर साथ में प्रैक्टिस भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th एंड जनरल हिंदी अप टू क्लास 10th लेवल। तो ऐसा होता है ना, कोई आपको पैराग्राफ दे दिया हिंदी इंग्लिश, उसमें सेम ही चीजें आती हैं। जो विलोम हो गया, या वो कहते हैं एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश की अगर हम बात करें
तो बिल्कुल 5-5 6-6 क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं, ठीक है। मैथ्स का लेवल भी 10th लेवल का है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, लेकिन इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि बिना मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के यहाँ के सवाल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी देख रहे हैं, आपको अभी पता चला है, तो जल्दी से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, हफ्ते डेढ़ में जो है अपने प्लानिंग करके, चीज़ों को फिगर आउट करके, और जो कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी एक डिटेल्ड वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि अप टू क्लास 10th लेवल पे कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी। तो जैसे अरिथमेटिक हो गया, यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, डिवाइजर्स ऑफ एन इंटीजर, प्राइम इंटीजर, एलसीएम, एचसीएफ इंटीजर, देयर इंटर रिलेशनशिप, अलजेब्रा की बात करें, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, क्वालिफाइंग होता है, मतलब यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं निकलता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छा कर पाते, हिंदी में अच्छा कर पाते, जो कम्युनिकेशन स्किल वाले क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चन इन दैट, तो आप यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपका ये एरिया अच्छा नहीं है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस, डेली का आधा पौना घंटा निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर इस पे थोड़ी बहुत कमांड अच्छी हो जाती, तो अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते तो हम उस डायलेमा में नहीं रहते कि हमारा होगा या नहीं होगा। कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आपका जीएस पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, उसमें ऐसा है कि हाँ क्लियर हो जाएगा। जब आप जीएस 2 की बात करते हो तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बस रिजल्ट आने का वेट होता है कि हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इस एरिया को अच्छा कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे अच्छे चले जाते हैं, तो फिर डर की बात नहीं होती, फिर ये होता है कि हाँ हो ही जाएगा। तो फिर आप अपना जो है आगे का तैयारी कर सकते हो बिना रिजल्ट का वेट किए। Algebra, geometry, statistics, collection of data, classification, frequency distribution, tabulation, cumulative representation of data, bar, pie chart, histogram, frequency। तो इसमें ये जो डेटा कलेक्शन है या कुछ इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, बहुत इजी है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें फॉर्मूलेज की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो जब हम स्ट्रैटेजी सेशन अपना डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ देंगे, उसमें यू हैव टू रीड एंड फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चंस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ द स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी यूसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे। इसमें भी जो सामान्य हिंदी की बात करें वो हाई स्कूल लेवल की बात कर रखी है। हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, वर्धनी, अर्धबोध। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की इंग्लिश में कमांड अच्छी होती है लेकिन हिंदी के क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते, तो इसमें भी आप थोड़ा सा टाइम अगर लगाएंगे तो मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले भी पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस पे भी आप क्वेश्चंस इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आते हैं जो कंपलसरी पेपर्स हैं, देखिए ऐसे की बात करें तो यहाँ पे आपका देयर विल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऐसे, विल हैव टू सिलेक्ट 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन, दे आर रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे इन 700 वर्ड्स। तो 3 टॉपिक्स पे आपको 700 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन ए में आपका लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर। सेक्शन बी की बात करें साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सेक्शन सी की बात करें तो आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेलूज, ड्रॉट, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे करोगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। हर सेक्शन ऐसा है जिसको अलग से आपको इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और ये तो कंपलसरी पार्ट है। 3 सेक्शंस हैं, तो आप जो ये दी गई है मेन थीम्स, इन थीम्स के अंडर कोई चीज अगर करंट में चल रही है, कुछ बहुत अच्छा कहीं पे काम हो रहा है, तो उसके बैकग्राउंड को लेके आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि संडे, एवरी संडे विल ट्राई कि जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है, जिसके चांसेस हैं कि कोई करंट इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि उसमें सवाल पूछा जाए, तो हम वहां पे उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो वी विल ट्राई कि आपका संडे लाइक आफ्टर अ वीक और सो, जब बिल्कुल फ्लो में आ जाएगी तैयारी, पूरी हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो भी हो जाएगा, उसके बाद में फ्रॉम एवरी संडे विल ट्राई कि एक ऐसे की प्रैक्टिस हम लोग कर लें। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसमें आपको डेली उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में एक भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनिशियली क्या करोगे, अब स्कूल वाली आदत छूट गई है, तो वहां तो हम लोग लिखते रहते थे, प्रैक्टिस में थे,
यहाँ पे अब ये दिक्कत है कि बीच का जो टाइम छूट गया उसके लिए आपको दोबारा से लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है कि आप पहले ही सोच लो मैं पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स में हो जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करूंगा, नहीं, ये चलेगी आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी। यहाँ पे आप अलग अलग फेजेस में अगर तैयारी करोगे तो वो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का मेंस का जो बेसिक सिलेबस देखे वो सेम है, बट उसमें आपको डिटेल में लिखना होता है, इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड होता है, लेकिन तैयारी आपको साथ में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप दोनों तैयारी को एक साथ कर सकते हो, दोनों प्री को और मेंस को, तो उसमें उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपके जीएस पेपर 1 से 6 इसमें है, तो इसमें जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पूरा थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट, मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें तीनों आपके आ गए, एंशिएंट वाला भी हो गया, मेडिवल, मॉडर्न, फ्रीडम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल्स, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें तो मैं मेन चीजें आपको बता रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सोसाइटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो उससे भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, poverty, developmental issues, urbanization problems and their remedies, meaning of liberalization, privatization, globalization and their effects on economy, polity and social structure, social empowerment, communalism, regionalism, secularism। क्योंकि ये प्रियम्बल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनको देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली मेंशन किया गया, तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बात करें distribution of major natural resources of world, water, soils, forest, and in reference to South and Southeast Asia with special reference to India, factors responsible for the location of industries with special reference to India, salient features of physical geography, earthquake, tsunami, volcanic, यहाँ पे आपको oceanic resources, human migration, frontiers and boundaries with reference to the Indian subcontinent, ठीक है, तो आसपास का neighboring area पे भी फोकस रहेगा यहाँ पे, population and settlements, टाइप्स, पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेजेस। तो ये आपका पेपर 1 का पार्ट है। जीएस 2 की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये आपका पूरा पॉलिटी वाला पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, Parliament and state legislature structure, functioning, conduct of business, powers and privileges, structure, organization, functioning of the executive, judiciary। तो इसमें आपका पॉलिटी वाला जो मेजरली पार्ट है वो कवर किया गया है। Salient features of the Representation of People's Act, statutory, regulatory, various quasi judicial bodies including Niti Aayog and their features and functioning, government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design, implementation। ये आपके एनजीओ की बात हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश का भी हमको देखना है कि वहां की गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, नेशनल, उसके साथ की साथ नेशनल का भी देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, success, limitations and potential role of civil services in a democracy in the context of emerging trends, India and its relationship with neighboring countries, bilateral, regional and global groupings and agreements, effect of policies and politics of developed and developing countries। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखना है कि जैसे हम लोग कई बार डेटा को कंपेयर करते हैं जो चल रहा है नेशनली और इंटरनेशनली, कि इंडिया में ये है, इसका काउंटर पार्ट देखे तो चाइना में ऐसा हो रहा है, यूएस में ऐसा हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, देयर स्ट्रक्चर, मेंडेट एंड फंक्शनिंग, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब जनरल स्टडीज जीएस 3 की बात आती है, ये आपका काइंड ऑफ डायनामिक पार्ट होगा, ठीक है। करंट में जो चल रहा है कहीं ना कहीं वो इसके साथ रिलेट करेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परसूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, issues of poverty, unemployment, social justice and inclusive growth, components of government budgets and financial development, major crops, types of irrigation, issues related to farm subsidies, minimum MSPs, food processing related industries in India, scope and significance, location, upstream, downstream requirements, supply chain management, landforms in India since independence, effect of liberalization and globalization on the economy,
चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब काफी चीजें इंडिया में इंडिजिनसली बनाई जा रही हैं, ठीक है, वहां पे बाहर की कंट्रीज का उतना मेन रोल नहीं है, तो इसलिए इंडिजिनाइजेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इसीलिए इसको डायनामिक बोला गया, करंट ओरिएंटेड है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे अभी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई है, ठीक है, तो उसकी बारे में क्या है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसी ऐसी चीजें यहाँ से आपको रिलेट करनी है। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी and ecosystems, conservation of wildlife, biodiversity, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster as a non-traditional security and safety challenge, disaster mitigation and management, right? Challenges of international security, issues of nuclear proliferation, causes and spread of extremism, communication networks, role of media and social networking, basics of cyber security, money laundering and human trafficking। तो जैसे जैसे AI का रीच बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उसके साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, तो उनको भी हमको साथ के साथ देखना है। रोल एंड काइंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इश्यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो गया। अब बात आती है GS4 की, यहाँ पे आता है एथिक्स, ठीक है, तो एथिक्स यूपीएससी का भी अब इंपॉर्टेंट पार्ट वो तो चल रहा है, यहाँ पे भी अब इसको ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी एथिक्स में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि क्या वैल्यूज होती हैं, एक कोई भी जो सिविल सर्वेंट बनता है तो क्या उसको किस तरीके से काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि एथिकली हम काम कैसे करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये चीजें यहाँ पे पहले पढ़ाई जाती हैं, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशंस, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, status and problems, ethical concerns, dilemmas in government and private institutions। फिर ये आपका probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizens charter, work culture, quality of service, utilization of public funds, challenges of corruption, case studies on above issues। तो ये आपका पार्ट था एथिक्स वाला, तो पहले नहीं था, तो वहां पे उस समय ऑप्शनल का प्रेशर रहता था, अब ऑप्शनल हटा दिया तो साथ में एथिक्स जोड़ दिया और यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़ दिए। तो GS5 है, इसमें आपका हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। तो जो हमारा GS1 था, GS1 का ही बिल्कुल सेम चीजें, बट यहाँ पे अब आपको बस वहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना है, वो आपका नेशनल इंटरनेशनल, यहाँ पे आपका यूपी से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस, मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव, आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857, फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ यूपी, रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशन, तो ये सारा स्टेट रिलेटेड चीजें पढ़नी है। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट रिलेटेड इश्यूज इन यूपी, गुड गवर्नेंस, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्ता, सिटीजन्स चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, रिड्रेसल पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी, ठीक है। आगे देखते हैं इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन यूपी, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, role of external state and interstate actors in creating challenges to internal security through communication networks, media and social networking site, basic rules of cyber security, law and order, civil defense, medical health issues in UP, state education system of UP, contribution of UP in development of India. This is going to be extremely important part। अभी जेवर टप्पल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बना है नोएडा में, तो उसने बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इंडिया की ग्रोथ में, तो इस तरीके की चीजें हमने इसमें पढ़नी है। करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, implementation of Jal Shakti mission and other central welfare scheme in UP, NGOs in UP, issues, contribution and impact, tourism in UP, issues and prospects, right? Emphasis on innovation in various fields in UP, issues and its impact on employment and socio-economic development of the society। तो ये पेपर 5 था। अब है पेपर 6, वो भी यूपी से ही, यूपी का ही है। इसमें आपको अब इकोनॉमी वाला पार्ट, डायनामिक पार्ट आ गया अब यहाँ पे। Overview of economy of UP, main features of economy, state budgets, infrastructure, importance of physical resources, फिर आपका trade, commerce, industries of UP, UP government scheme, projects and planned development of welfare of people,
human resources and skill development, investment in UP issues and impact, public finance, fiscal policies, tax, economic reforms, one district, one product policy of UP government. तो 75 districts में there are around 75 products. तो काफ़ी products अभी international level पे भी जो है growth कर रहे हैं, तो वो significant contribution रहा है, तो उसके चलते हुए यहाँ से question पूछ सकते हैं. Demography, population, censuses of UP, commercialization of agriculture, production of agriculture crops in UP, UP new forest policy, agro and social forestry in UP, agriculture diversity, problems of agriculture and their solutions in UP, developmental indices of UP in various fields, geography of UP, geographical location, relief and structure, climate, irrigation, minerals, drainage system and vegetation, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो उसमें भी हम पढ़ते, जब ज्योग्राफी की बात करेंगे, एनवायरमेंट आएगा तो नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे. उसमें भी हम एज अ कंट्री एज अ होल उत्तर प्रदेश का देखते हैं, और यहाँ पे सिग्निफिकेंटली स्पेशली जब बात हो रही है तो इसमें सारे पार्ट हमको देखने पड़ेंगे. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन यूपी, पावर रिसोर्सेज, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स फंक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज इन यूपी. तो डेवलपमेंटली अगर देखा जाए तो क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन चीजों को यहाँ पे देखा गया है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका डिटेल्ड सिलेबस था. फिर इसमें क्या कहते हैं, ये वाला स्टेज क्लियर होने के बाद में फिर आता है इंटरव्यू स्टेज. तो मेंस और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स कैलकुलेट करके आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है. ठीक है, अब कौन सी पोस्ट है, क्या है, तो ये वाला जो पीडीएफ है इसका लिंक ये मैंने वेबसाइट से ही लिया है, तो इसको मैं वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हो. दोनों पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. अब बात ये है कि सिलेबस बहुत वास्ट है. ठीक है, चांसेस आर देयर कि आपके जो भी अभी है टाइम है, क्योंकि अभी जून में आया है, तो यू हैव 3-4 मंथ्स विद यू जब एग्जाम का वो आएगा डेट. तो उस दौरान क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि आपको तैयारी बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी कि पहले मैं प्रीलिम्स का कर लूँ, प्रीलिम्स में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस. ये भी नहीं करना हमको, दोनों को इंटीग्रेट करके चलना है. क्यों, अगर आप सिलेबस देखो वहां पे ब्रॉड एरियाज दे हुए प्रीलिम्स में, ठीक है, उसके अंदर जो डिटेल्ड चीजें वो हमको मेंस के सिलेबस में दी गई है. तो दोनों को इंटीग्रेट करोगे, साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलोगे. प्रीलिम्स के लिए फिर आपको एग्जाम से 1.5 महीना पहले केवल क्वेश्चंस को टारगेट करके सॉल्व करना है. तो उसमें जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिवाइज किया, फिर आप जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, इस एरिया में दिक्कत है, तो मुझे इसको बार बार रिवाइज करना है. ठीक है, तो ये जो रिवीजन का अड्डा चैनल है, यहाँ पे बेसिकली हम आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि किसी चीज को किस तरीके से याद किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि वो एग्जामिनेशन हॉल में आप अंडर प्रेशर आंसर्स गलत ना करके आओ. ठीक है, तो यहीं पे हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे. आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो हम बताएंगे, कौन से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो इसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है. हम सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या करते हैं, जब भी ऐसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, हम सिलेबस देख के घबरा जाते हैं और हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देने लगते हैं. इक्वल इंपॉर्टेंस आपको नहीं देनी है, आपको बस ये देखना है कि ये पार्ट है इससे पास्ट ईयर्स में, अब उसमें आपको हेल्प करेगा पीवाईक्यू उसका एनालिसिस. ठीक है, तो वो एनालिसिस करके ही मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगी कि हिस्ट्री से इतने सवाल आए हैं आज तक, ज्योग्राफी से इतने पूछे गए हैं, पॉलिटी से इतने पूछे गए हैं, और जो मैंने आपको बताया बेसिक साइंसेस एंड मिसलेनियस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इस पे अगर अपनी कमांड अच्छी हो जाएगी तो वहां से हम जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो जो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन प्रीलिम्स एग्जाम बिकम्स ईजियर, तो वो बात आपको याद रखनी है. ठीक है, दूसरी चीज ये, क्योंकि मैंने बोला इंटीग्रेटेड तैयारी करें, तो मेंस के नोट्स भी आपको साथ के साथ बनाने. सपोज कोई भी आप जो भी XYZ आपका सोर्स है जहां से आप पढ़ रहे हो, हैव अ A4 शीट विद यू. टॉपिक्स देख लो कितने कितने टॉपिक्स हैं, अराउंड 300-400 मेन थीम्स मिल जाएंगी आपको. तो उतने ही PDF अपने साथ रखो, A4 शीट्स बनाओ, एक टॉपिक को कंसाइज ऐसा करो जब आंसर लिख रहे हो कि 2 A4 शीट्स में बन जाए. ठीक है, तो जब उसको रिवाइज करोगे और किस तरीके से बनाना है नोट्स, वो भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी. तो जैसे कई बार क्या होता है, करंट जो डायनेमिक चीजें हैं वो 1 महीने बाद, अगर 2 महीने बाद उससे कुछ रिलेटेड डेटा आ रहा है, तो उसको आपको एड ऑन कैसे करना है. इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उन्हीं नोट्स को निकाल के वहां पे आप कैसे एड ऑन कर सकते हो. ठीक है, तो मेन यहाँ पे हम यही कोशिश करते हैं कि जो चीज हमने पढ़ी हुई है
इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, वो आपको याद आ जाए अच्छे से। अब रही बात नेशनल इंटरनेशनल लोकेशंस की, इंटरनेशनल सी की हो गई, आपके माउंटेन्स की हो गई, ज्योग्राफिकल एरिया की हो गई, ठीक है, रिवर्स की बात हो गई, तो ये लोकेशन के साथ कैसे याद रखनी, क्योंकि यहाँ पे आपके कैपिटल्स भी आती हैं, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। फिर एक वीडियो, मतलब आप कमेंट्स में बताइएगा अगर जरूरत है, देन विल कम अप विद द PYQs ऑल्सो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल तक जाके पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर जब भी आपको पता चल जाएगा ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उसको थोड़ा अच्छा एम्फोसाइज करके आप उसको पढ़ोगे, उसको थोड़ा डिटेल्ड वे में बना लोगे। और जिसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आइडिया करना है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ कितना फोकस देना है, किसको कितने टाइम के लिए करना है। और ऐसे का तो मैंने बताया ही है कि आफ्टर लाइक 10-15 डेज जब सब बिल्कुल तैयारी के उसमें आ जाएंगे, इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स तो स्टार्ट भी कर चुके हैं तैयारी, तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपको अभी पता चला है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ओनली। अपनी चीजों को फिगर आउट करो, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करो। जो पहले दे चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उनको पुरानी चीजें ही रिवाइज करनी है, उनके लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको यहाँ पे वील हेल्प देम टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। उनको बताया जाएगा व्हाट आर द सोर्सेज, कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कैसे आपको रिवाइज करना है, कैसे लंबे समय तक आपको चीज़ों को जो है हैंडल करना है, ताकि एग्जाम में वो अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप ना हो। और ऐसे जो है हम लोग हर संडे कोशिश करेंगे एक कोई टॉपिक लेके, जैसे 700 वर्ड्स में इसमें बोला है, तो 700 वर्ड्स में कैसे आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। एंड लेट मी रिमाइंड यू, जो ऐसे लिखा जाता है वो आप ऑन द स्पॉट नहीं लिख पाओगे अच्छे से। 700 वर्ड्स हैं, कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, तो उसमें आपको डेटा भी याद रखना है, आपको कोट के साथ किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने कुछ बोला है, वो चीज़ें भी आपको उसमें याद रखनी है, ठीक है। तो कैसे उसको फ्रेम करोगे, आंसर को कैसे एंड करोगे, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, मेन बॉडी में क्या रखोगे, सबसे बड़ी बात है जो इसमें टॉपिक्स बताए गए उसमें उससे रिलेटेड अगर कोई जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको थीम्स दी गई हैं, उसमें से फिगर आउट कैसे करोगे कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि एवरी संडे विल कम अप विद यू, आपको ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाएगी और एक जो स्टैंडर्ड आंसर है वो बताया जाएगा कि मॉडल आंसर या जो एक आइडियल आंसर है ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि अपने तरफ से भी हमको 10% एफर्ट्स इसलिए लगाने को, क्योंकि इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, आपके पास सब कुछ नोटेड है, उसमें अगर आपने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से स्टार्ट कर दो, लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ हो जाएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग से 2-3 फायदे होंगे। पहला, जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ें आएंगी, रीडिंग में बहुत अच्छी हेल्प होगी। दूसरी, जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि किस तरीके से वर्ड्स को फ्लो में लिखा जाता है, आंसर्स कैसे फ्रेम किया जाता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो तभी से आएगा। और अभी स्टार्ट कर दो रीडिंग, वो आपकी इच्छा है, आप न्यूज़पेपर परचेज करके कर रहे हो या फिर आप जो है न्यूज़पेपर से स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, चाहे 15 मिनट पढ़ो डेली का, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है, कहाँ से क्या करना है, वो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और इसका भी जो PDF है, जो लिंक है, वो मैं आपको वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, तो आप डिटेल में देख सकते हो क्या सिलेबस कैसा है। और इसको अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोज हु आर एस्पायरिंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम, उनके साथ शेयर करो। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखिएगा, स्ट्रैटेजी वीडियो में, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।